Okay, good morning. So today we will be discussing about genetic disorders which occurs because of a change in the structure of chromosomes या फिर number of chromosomes या फिर defect in a specific gene. So genetic disorders occurs due to a change in chromosome number structure या फिर और डिफेक्ट इन अ सिंगल जीन। ठीक है। सेकेंड जो चीज हमें यहां पर ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस द जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। सो फर्स्ट इज we have the Mendelian disorders. So we have the Mendelian disorders. इसको अलग अलग से हमें पढ़ना है। And second is chromosomal disorders. Chromosomal disorders. ठीक है, लेकिन ये डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोटाइपिंग या कैरियोटाइप। ओके, प्रोबेबली व्हेन यू आर स्टडीइंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन यू ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट दिस वन, बट स्टिल एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। सो देयर आर टू टर्म्स, कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। ओके, सो व्हाट इज कैरियोटाइप? कैरियो का मतलब न्यूक्लियस एंड टाइप इज टाइपिंग। ओके, जैसे हम लोग वर्ड में टाइप करते हैं वैसे ही टाइप का मतलब है टाइपिंग। न्यूक्लियस का टाइपिंग मतलब न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन वी नो दैट डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कैरियोटाइपिंग होता है कि एक सेल के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो हम लोग विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वी टेक अ ग्लास स्लाइड, वी टेक द सेल्स, इसके ऊपर एक कवर स्लिप प्लेस करते हैं, इसको स्टेन किया जाता है विथ अ स्टेन कॉल्ड कार्मिन या एसिटोकार्मिन। एसिटोकार्मिन। देखो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि क्रोमोसोम स्टेनिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। सो प्रोबेबली इन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन या फिर सेल में भी जब क्रोमोसोम्स पढ़ रहे थे, सो क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है? क्रोमो मतलब कलर एंड जोम्स मतलब बॉडी, कलर्ड बॉडीज। तो वो कलर्ड बॉडीज दिखेगा कैसे? वी नीड टू स्टेन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो भी ओवरऑल आर्किटेक्चर है इसको देखने के लिए we need to stain it with a dye। ठीक है, या फिर कलर से स्टेन करना पड़ता है। ठीक है, जो कलर यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्मिन। एसिटोकार्मिन भी कार्मिन ही होता है। कार्मिन एक्चुअली एक पाउडर होता है और उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाने के लिए उसको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करना पड़ता है, इसलिए उसका नाम एसिटोकार्मिन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सेल्स लेते हैं, कवर स्लिप प्लेस करते हैं, कवर स्लिप के नीचे वी प्लेस एसिटोकार्मिन, उसके बाद थंब से प्रेस करते हैं, वी प्रेस विथ अ थंब सच दैट द सेल्स रप्चर, सेल्स बस्ट आउट कर जाए और क्रोमोसोम्स स्प्रेड हो जाए। ठीक है, तो वी गेट टू लुक समथिंग लाइक दिस अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जो भी क्रोमोसोम्स हैं we can see them in pairs। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स कैन बी स्टडीड। ऐसे करके हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी स्टडी हियर इज द मॉर्फोलॉजी। एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। सेल साइकिल सेल डिवीजन में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्टडीड ड्यूरिंग, एनसीईआरटी बुक में ही है। इफ यू डोंट रिमेंबर आई विल टेल यू, morphology of the chromosome is best studied in metaphase stage। मेटाफेज। ठीक है,
So morphology is best studied in metaphase, shape of the chromosomes is best studied in anaphase. तो कैसे याद रखेंगे? देखो, M से morphology, M से metaphase. तो morphology of the chromosomes are studied during metaphase stage. ठीक है? तो ये जो टाइपिंग है क्रोमोसोम्स का ओवरऑल अरेंजमेंट, कितना क्रोमोसोम्स है हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, कैसा दिख रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पर किसी भी क्रोमोसोम का एक आर्म मिसिंग है, वो भी हम लोग वहां पर डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है? तो ये ओवरऑल जो प्रोसीड्यूर है इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। ठीक है? ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। इडियोग्राम क्या होता है? इडियोग्राम इज द इमेज आफ्टर वी ऑब्टेन और परफॉर्मिंग कैरियोटाइपिंग। ठीक है? कैरियोटाइपिंग इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन। और सेकंड है जो डायग्राम हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इडियोग्राम। इन योर बुक, इन योर पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी मेंडेलियन या फिर क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक डिसऑर्डर आएगा डाउन सिंड्रोम, जहां पर क्रोमोसोम नंबर 21 3 कॉपीज में होता है। क्रोमोसोम 21 जो है वो 3 कॉपीज में है। ठीक है? इसीलिए डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी बोला जाता है। तो जो डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसी को बोला गया है इडियोग्राम, और वो इडियोग्राम पाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। ठीक है? इसको समझो, इसको टेक्सचुअली रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड karyotype, ideogram we are done with, carmine or acetylcarmine is used to stain, and morphology is studied which is during metaphase. ठीक है? तो मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर दोज जहां पर एक स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन के कारण जो डिजीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेकेंड, ये जो म्यूटेशन होता है स्पेसिफिक जीन में, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल के अंदर, वो मेंडेलियन फैशन में इनहेरिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ अ डिफेक्ट occurs due to a defect in a single gene. Due to a defect in a single gene. ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता है it occurs because of a change in the chromosome number or structure. Occurs due to change in chromosome number or structure. ठीक है? सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑकर्स ड्यू टू अ चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर तक हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, या डिफेक्ट इन अ सिंगल जीन ये हो जाएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है जिसमें एक सिंगल जीन का ओवरऑल म्यूटेशन का कारण ये डिसऑर्डर दिखाई देता है इन एन इंडिविजुअल, ये मेंडेलियन फैशन में एक जनरेशन से नेक्स्ट में ट्रांसफर होता है। सो इट फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर क्वेश्चन एक पूछा जाता है, दैट इज क्वेश्चन है, कैन यू एक्चुअली आइडेंटिफाई अ मेंडेलियन डिसऑर्डर बाय विजुअलाइजिंग द क्रोमोसोम्स? मतलब कैरियोटाइपिंग या इडियोग्राम से हमें क्या पता लग सकता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है? सो द आंसर इज नो, क्योंकि कैरियोटाइपिंग में हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देता है, वहां पर जीन्स दिखाई नहीं देता। और मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है वो जीन का एक डिफेक्ट से होता है, राइट? सो हम लोग कैरियोटाइपिंग से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। कैरियोटाइपिंग में डायरेक्टली दिखेगा कि एक क्रोमोसोम ज्यादा है, एक क्रोमोसोम कम है, या फिर क्रोमोसोम का कोई आर्म मिसिंग है, तो उसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कैरियोटाइप या क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर। बट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एक्चुअली इन्वॉल्व अ स्पेसिफिक जीन जो कैरियोटाइप में नहीं दिखता। सो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, ओनली
chromosomal disorders, only chromosomal disorders can be inferred from a karyotype या फिर visualization of the chromosomes. सेकेंड और एक पॉइंट लिख लेते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स cannot be inferred from a karyotype as we cannot see genes in an ideogram. ठीक है, सिंपल क्रोमोसोमल विजुअलाइजेशन से हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पता लगा सकते हैं, लेकिन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पता नहीं लग सकता. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. आज हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जितना भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एंड नेक्स्ट डे विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. विल बी फोकसिंग बेसिकली इन एनसीईआरटी itself, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट विथ Mendelian disorders. So I'll be discussing about Mendelian disorders. So we've already seen that Mendelian disorders are a result of a defect in a single gene. Okay, and they are carried from one generation to the next through Mendelian inheritance. तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट हम लोग जॉट डाउन कर लेते हैं. These are transmitted to the offspring. These are transmitted to the offspring following principles of inheritance. Following principles of inheritance. Next, कुछ एक टर्म आता है जिसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस. पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है. कोई भी मेंडेलियन डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड और ट्रेस इन अ पर्टिकुलर फैमिली थ्रू दिस पर्टिकुलर एनालिसिस. दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ईच एंड एवरी जनरेशन. 2 से 3 जनरेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, समटाइम्स 4 जनरेशन आर कंसिडर्ड. तो एनसीईआरटी में विल बी विजुअलाइजिंग सम डायग्राम समथिंग लाइक दिस. ओके, तो इसको बोला गया है पेडिग्री एनालिसिस, वेयर these individuals represent the females and the square they represent the males. नेक्स्ट डे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. बट नाउ we will just jot down about pedigree analysis. So Mendelian disorders can be traced. Mendelian disorders can be traced back in a family through pedigree analysis. ओके, नेक्स्ट हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज
कलर ब्लाइंडनेस। लेकिन उससे पहले लेट्स लुक इनटू समथिंग। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वो तो हमें पता है कि एक स्पेसिफिक जीन में वो प्रॉब्लम दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी दो तरह का हो सकता है। एक है ऑटोसोमल, सो दिस मेंडेलियन इनहेरिटेंस कैन बी, इट कैन बी ऑटोसोमल या फिर इट कैन बी एक्स लिंक्ड, या फिर इसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी बोला जाता है, सेक्स लिंक्ड। ओके, ऑटोसोमल होता है, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर उसको बोलेंगे जहां पर ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स है या फिर ऑटोसोम्स है उसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक जीन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एक्स लिंक्ड होता है जब एक्स क्रोमोसोम के अंदर किसी एक स्पेसिफिक जीन में प्रॉब्लम आने के कारण ये डिसऑर्डर दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक्ड। सो ऑटोसोमल इज व्हेन द डिफेक्ट इज in a gene present in an autosome, मतलब नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम्स, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड। सो व्हेन द डिफेक्ट occurs in a gene present in the X chromosome, ठीक है। इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोला गया है, एज बिकॉज जो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो एक्स क्रोमोसोम है दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इन केस ऑफ फीमेल्स यू नो इट इज XX एंड इन केस ऑफ मेल्स इट इज XY. Now we shall be discussing about X-linked genetic disorders. फर्स्ट जो देखेंगे वो है कलर ब्लाइंडनेस और सेकेंड जो देखेंगे वो है हेमोफीलिया, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे इसके रेस्पेक्ट में। ओके, सो फर्स्ट एक्स लिंक्ड। सो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, of course it is Mendelian disorder. Okay, so first is color blindness. अभी ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है ये जो इंडिविजुअल्स हैं बेसिकली मेल्स में होता है, फीमेल्स में वेरी रेयरली होता है। इसका रीजन हम लोग देखेंगे क्यों। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें रेड कलर और ग्रीन कलर अगर एक साथ रहे, दिस कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल्स व्हिच आर बेसिकली मेल्स, दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन। ओके, सो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि कलर दिखेगा नहीं, कलर ऑफ कोर्स दिखेगा, लेकिन रेड और ग्रीन अगर एक साथ रहे दैट इंडिविजुअल विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश। ठीक है, कलर दिखता है लेकिन डिस्टिंग्विशिंग फीचर वो नहीं होता या फिर डिस्टिंग्विश कर नहीं पाता। सो कलर ब्लाइंडनेस को बोला गया है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर इसका मतलब क्या है? रिसेसिव का मतलब क्या है? मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम लोग देख चुके हैं कि रिसेसिव कंडीशन में अगर कोई स्पेसिफिक फिनोटाइप दिखाई देता है उसका मतलब है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशंस में वो प्रेजेंट है। रिमेंबर कैपिटल T एंड स्मॉल t। कैपिटल T क्या था? डोमिनेंट एंड इट वाज टॉल, स्मॉल t वाज ड्वार्फ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। तो देखो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है यहाँ पर जो एलील्स है या जीन्स है दे शुड बी इन द रिसेसिव स्टेट
टू रिवील कलर ब्लाइंडनेस या टू एग्जिबिट कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स तो हम लोग देखेंगे ही थ्रू न्यूमेरिकल्स, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। Okay, so in this particular case, the eye fails to distinguish between red and green। ठीक है, और सेकेंड है बेसिकली ये मेल्स में देखा जाता है। सो इन केस ऑफ मेल्स इट इज अबाउट 8% ऑफ द मेल्स विच गेट अफेक्टेड, इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज जस्ट 0.4%। सो इट इज मोर प्रिवेलेंट in males, almost 8%, मतलब 100 में से 8 males they are basically affected, and rare in females। So females में it is near about 0.4%। इसका मतलब है 100 इंडिविजुअल्स में से 100 फीमेल्स में से ओनली 0.4 इंडिविजुअल जो एक्चुअली फ्रैक्शन या डेसिमल में आता है। सो इट इज वेरी वेरी रेयर। ओके, सो फीमेल्स में ही ज्यादा प्रिवेलेंट है नहीं। अभी इसका इनहेरिटेंस पैटर्न हम लोग स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर बोला गया है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, क्यों बोला जाता है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं फीमेल एंड नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट द मेल्स। देखो एक्स लिंक्ड है, फीमेल्स में कितना एक्स होगा, एक्स एंड एक्स 2x। मेल्स में एक्स सिर्फ एक ही होता है, एक्स वाई होता है। ठीक है, जब x हम लोग सिर्फ x लिख रहे हैं मतलब x नॉर्मल है, सारा जीन सिंथेसाइज कर पाता है। ओके, हियर ऑल्सो x का मतलब है नॉर्मल है। जब कलर ब्लाइंड जीन होता है x में तब हम लोग ऐसे लिखते हैं XC। ओके, सो X इज नॉर्मल और XC इज फॉर कलर ब्लाइंडनेस, द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, सेकेंड, अगर फीमेल्स को अफेक्टेड होना है, वी हैव सीन दैट दिस इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, मतलब both the X chromosome should be affected। So for a female to be colorblind, the genotype should be XCXC, right? That is the meaning of recessive। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। सो होमोजाइगस, ध्यान से सुनो। इन दिस पर्टिकुलर केस मेल्स में अगर कलर ब्लाइंडनेस होना हो तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक एक्स है, इसका मतलब है अगर सिर्फ ये एक्स हो जाए, मतलब सिर्फ इसी में डिफेक्ट आ जाए, देन डायरेक्टली ये फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंडनेस एग्जिबिट करेगा, क्योंकि इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इसके पास और एक एक्स नहीं है। ठीक है, a single X is present and if that particular X chromosome gets affected means directly the phenotype is going to be exhibited। so इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस नहीं, यहाँ पर होमोजाइगस का चांस नहीं है क्योंकि इसका पार्टनर नहीं है, यहाँ पर Y क्रोमोसोम है। इसको बोला जाता है हेमी जाइगस। हेमी का मतलब होता है सेमी, मतलब हाफ। ओके, सो for a female to be color blind it should be under homozygous condition, इसीलिए sex linked recessive disorder बोला गया है। in this particular case males only have one X chromosome, तो अगर वो X chromosome defective हो जाए या फिर it is having the color blind defect under hemizygous condition, then it is going to reveal that particular color blind phenotype। और देख लेते हैं। so in case of males this is color blind,
इन केस ऑफ फीमेल्स अगर मान के चलो सिर्फ एक एक्स affected है, only one x affected, then also it is going to be normal. ये नॉर्मल होगा क्योंकि ये XC को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक नॉर्मल X क्रोमोसोम वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसका फिनोटाइप होगा नॉर्मल, ये कलर ब्लाइंड नहीं होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन हम लोग इसको कैरियर बोलेंगे, कैरियर फीमेल, क्योंकि ये एक जेनरेशन से नेक्स्ट जेनरेशन में ये XC ट्रांसफर कर सकता है। और बेसिकली कौन अफेक्टेड होगा? मेल्स। तो इसी के बारे में हम लोग एक क्रॉस के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो XC इज कलर ब्लाइंडनेस, X इज फॉर नॉर्मल। सो फिनोटाइप देख लेते हैं एक बार एक टैबुलेटेड फॉर्म में। सो XC होता है कलर ब्लाइंड, XCX होता है नॉर्मल बट कैरियर, and third is for males XY is normal and XCY it is affected color blind, ठीक है। एक प्रॉब्लम देखते हैं न्यूमेरिकल, वहां से क्लियर हो जाएगा पूरा चीज। सो दो सिचुएशंस को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल वुमन, अ नॉर्मल वुमन मैरीज अ कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है। नॉर्मल वुमन मतलब XX, कलर ब्लाइंड मैन का मतलब है XCY, ओके। तो यहां से गैमेट क्या प्रोड्यूस होगा? इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी एक ही तरह का गैमेट होगा X, इन दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी ऑफ टू टाइप्स XC एंड Y। अभी हम लोग क्रॉस करवाते हैं। सो क्रॉसिंग विल गिव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो XX या फिर सिंगल X भी हो सकता है क्योंकि एक ही तरह का है, एंड इन दिस केस वी विल हैव XCY। सो XCX XY, in this case XCX and XY। तो ओवरऑल फिनोटाइप क्या है? कितना ऑफस्प्रिंग यहाँ पर अफेक्टेड हो रहा है? एक भी नहीं, क्योंकि ये क्या है XCX, यहाँ पर एक नॉर्मल X है, तो ये तो फीमेल होगा, लेकिन ये नॉर्मल फीमेल होगा, लेकिन कैरियर होगा। सो दिस विल बी नॉर्मल फीमेल बट विल बी a carrier. Similarly, this will be normal female but will be carrier. Next, देखो कोई भी affected X क्रोमोसोम है नहीं, so it will be normal male. It will be normal male. ठीक है? So none of the progenies are going to get affected. Next और एक प्रॉब्लम देखते हैं, that is carrier female, normal carrier female with color blind male, ठीक है। कलर ब्लाइंड है मतलब डायरेक्टली इसका जीनोटाइप क्या होगा? XCY। कैरियर मतलब एक X अफेक्टेड होगा, XCX। अभी देखते हैं यहाँ पर गैमेट्स क्या प्रोड्यूस हो रहा है? द गैमेट्स विल बी ऑफ टू टाइप्स इन दिस पर्टिकुलर केस, XC और X। In this particular case, it will be XC and Y. Now, F1 क्रॉस बनाते हैं। So in this case, we'll have XCY, either XCX. Here we'll have XCXC, XCY. Here it is XCX and XY. ठीक है, तो यहां पर देखो कितना प्रोजेनियस अफेक्टेड हो रहा है। सो XC एंड XC, सो कलर ब्लाइंड फीमेल अफेक्टेड, यहां पर कलर ब्लाइंड मेल, ये दोनों ही नॉर्मल है।
So normal female and this one will be normal male. ठीक है? So what are the chances? The chances are 50%. So out of 4, 2 are affected. So total percentage of the progenies which will have or suffer from color blindness is 50%. So carrier female, if she marries a colorblind male, 50% chance is there that the progenies will be affected. But if a normal woman marries a colorblind man, then there is no chance, 0% probability कि ये affected होगा. तो जो females है, they will be carriers of course, but the males will be normal. अभी और एक चीज देखते हैं, that is called criss-cross inheritance in case of color blindness. अच्छा, इधर ही बना देते हैं, criss-cross inheritance. ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, criss-cross मतलब X-like structure. ठीक है? So मान के चलो, we have grandfather and we have grandmother. ठीक है? Then we'll have, मान के चलो, daughter. So grandfather and grandmother का होगा mother. ठीक है? Grandfather is having X and Y. Grandmother is having X and X. ठीक है? अभी mother या फिर इनका जो daughter है उसमें inheritance कैसे होगा X और Y का? one X will come from the grandfather while one X will be coming from the grandmother. ठीक है? So X and X. मान के चलो ये जो grandfather है, grandfather is colorblind, XCY. So mother is going to get this XCY from the father. ठीक है? ये mother will be giving rise to a son. ठीक है? So mother gets married to a man who is normal. She is normal. He is normal. Okay? So in this case, ये son will be XCY. क्यों? क्योंकि father contributes the Y chromosome in the son. It does not contribute the X. The X is contributed by mother. So what is the probability that this particular son is going to get affected? It can be XC. ये X जो है XC भी हो सकता है या फिर नॉर्मल X भी हो सकता है, नॉर्मल XY भी हो सकता है. तो यहाँ से जो सन प्रोड्यूस होगा वो अफेक्टेड और अनअफेक्टेड होने का चांसेस, बोथ चांसेस आर 50%. तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? देखो यहाँ पर जो डिजीज्ड एलील है या फिर अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है, ग्रैंडफादर से जा रहा है मदर, मदर से आ रहा है सन. ओके? तो ट्रांसफर कुछ ऐसा होता है, इसीलिए इसको क्रिस क्रॉस बोला गया है. सो ग्रैंडफादर से आता है मदर, मदर से आता है सन. दिस सन कैन अगेन transfer it to his daughter, but in this particular case this mother and this daughter is going to be carrier. It is going to depend कि grandmother कैसा था, but that is fine. लेकिन ये जो XC है, it is getting transferred from the male to the female, again to the male, then to the female.
तो इस तरह का इनहेरिटेंस जहां पर मेल से नेक्स्ट जनरेशन का फीमेल, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का मेल, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन का फीमेल में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक क्रिस क्रॉस, ओके, लाइक अ एक्स स्टेपेड स्ट्रक्चर, इसीलिए बोला गया है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। बट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट इज एग्जिबिटेड इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। सो द प्रॉब्लम इज, okay, a normal decent man whose father was colorblind. Question है, a normal decent man whose father was colorblind married a woman whose father was also colorblind. Married a woman who was also colorblind. Question है, they have first child as daughter. What are the chances that this child would be colorblind? They have first child as daughter. What are the chances? That C will be colorblind. ठीक है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर 25, 50, 100, 0, 25%, 50%, 100% एंड 0%। ठीक है, देखते हैं। अ नॉर्मल विसेंट मैन मतलब XY whose father was color blind, फादर इज कलर ब्लाइंड का मतलब है XY, लेकिन इससे इस मैन को, क्योंकि ये फादर का सन है, ये मैन नॉर्मल विसेंट है, हमें पता है ये जो Y क्रोमोसोम आ रहा है ये है फादर से Y क्रोमोसोम जा रहा है, X he got from the mother। ठीक है, तो यहाँ पर X जो है वो तो नॉर्मल है, किसी भी तरह से ये X से यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैरीज अ वुमन हु वाज आल्सो कलर ब्लाइंड, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है मैरिड अ वुमन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। सो फादर, यहाँ पर भी फादर कलर ब्लाइंड है, XY। ओके, इसका मतलब क्या है, ये वुमन जो है यहाँ पर 2 X होगा, हमें पता है एक X आता है मदर से, एक X आएगा फादर से। द X इज अफेक्टेड, मतलब ये वुमन जो है ये कैरियर होगा, शी विल बी द कैरियर। नाउ वी कैन एक्चुअली परफॉर्म द क्रॉस। सो नॉर्मल मैन मैरिज दिस कैरियर फीमेल, सो प्रोजेनिस क्या क्या आएगा, XCX XX, then we'll have XCY and then XY. So this is a son which is getting affected, this is a normal son, this is a normal female, and this is a color carrier, this will be carrier female, this is normal female, this is color blind male, and this will be normal male। ठीक है, so what are the chances, क्वेश्चन है what are the chances that the child would be color blind। यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर। ठीक है, तो डॉटर ये दोनों ही हो सकता है, सो आइदर हो सकता है नॉर्मल फीमेल या फिर कैरियर फीमेल, ये भी नॉर्मल ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये
एक एक्स अफेक्टेड है, दूसरा एक्स जो है नॉर्मल है, तो यहाँ पर चांसेस कितना है? व्हाट आर द चांसेस दैट शी विल बी कलर ब्लाइंड? सो देयर आर नो चांसेस, मीन्स इट विल बी 0%. डॉटर के बारे में पूछा गया है. सो डॉटर्स बोथ आर नॉर्मल. ऑफ कोर्स दिस इज अ कैरियर, लेकिन कैरियर भी नॉर्मल होता है. ठीक है. सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल. सो वी आर डन विथ कलर ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, दैट इज कॉल्ड हेमोफीलिया, और इसका इनहेरिटेंस पैटर्न इज मोर और लेस सिमिलर टू कलर ब्लाइंडनेस. तो दूसरा एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम लोग देखेंगे, दैट इज हेमोफीलिया. होप यू आर कंफर्टेबल विथ कलर ब्लाइंडनेस. अगर कुछ इशू हो, यू रिवाइंड द वीडियो, वॉच दैट अगेन, क्वेश्चंस को बारीकी से सॉल्व करो, 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, जो मैंने यहाँ पर दिखाया उसको समझो, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट इज हेमोफीलिया. हेमोफीलिया, हेमोफीलिया का और एक नाम है ब्लीडर्स डिजीज. ब्लीडर्स डिजीज. ये हेमोफीलिया में एक्चुअली क्या होता है? हेमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, बिकॉज ऑफ विच अगर एक छोटा सा कट भी हो जाता है तो ब्लीडिंग बंद नहीं होता, वो ब्लीडिंग कंटिन्यू हो जाता है, एज बिकॉज ब्लड कैन नॉट क्लॉट. ओके. सो ये हेमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करता है. सो इट इज ऑल्सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मतलब रिसेसिव कंडीशन में ही देखा जाता है. एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है. सेकेंड, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे. सो हेमोफीलिया में जैसे एक सी था कलर ब्लाइंड एलील, वैसे ही यहां पर एक्स इज नॉर्मल, एक्स एच अगर है तो हेमोफिलिक. यह है हेमोफिलिक जीन या एलील बोल सकते हैं. ठीक है. फीमेल्स में आते हैं. फीमेल्स में क्या हो सकता है? सो फीमेल्स में आइदर इट कैन बी एक्स एक्स होता है नॉर्मल. देखो रिसेसिव डिसऑर्डर बोला गया है, मतलब बोथ द जीन्स शुड बी अफेक्टेड. एक्स एज एक्स अगर हो तो ये नॉर्मल ही होगा, बिकॉज देयर इज अनदर एक्स टू कॉम्पेंसेट फॉर दिस डिजीज एलील. सो ये नॉर्मल होगा, बट इट विल बी कैरियर. और थर्ड है एक्स एच विल बी हेमोफिलिक. ठीक है. अभी मेल्स में आते हैं. सो मेल्स में एक्स वाई इज नॉर्मल, एक्स एच वाई इट विल बी हेमोफिलिक. ठीक है. यहां पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये हेमीजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है. हेमीजाइगस बिकॉज ये एक्स एच को कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई नॉर्मल एक्स प्रेजेंट नहीं है वहां पर, और एक वाई है. सो हेमीजाइगस कंडीशन में ये हेमोफिलिक होता है. ओके. नेक्स्ट देखा गया है, यहां पर एक चीज बोला जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस में तो हम लोग देखे थे मेल्स आर प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड, फीमेल्स जो होता है रेयर होता है. हेमोफीलिया में देखा गया है फीमेल्स आर बेसिकली वेरी वेरी रेयर, और ज्यादा रेयर होता है. उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यहां पर देखा गया है फीमेल्स आर वेरी वेरी रेयर. सो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन ये है, so question is possibility that a female will be hemophilic is extremely rare.
हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। व्हाई? इसका रीजन ये है, फीमेल को अगर हेमोफिलिक होना है से इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। हमें पता है अगर फीमेल को हेमोफिलिक होना है सो शी शुड हैव XH एंड XH, दोनों ही XH होना चाहिए। इसका मतलब है एक XH आ रहा है फीमेल से और एक XH आ रहा है मेल से, ठीक है। सो दिस इज द मेल। अगर एक XH आ रहा है मेल से मतलब मेल शुड बी हेमोफिलिक, द फादर शुड बी हेमोफिलिक। मदर कैरियर भी हो सकता है, नॉर्मल कैरियर। ओके, सो इस कंडीशन में वी कैन गेट XH, बट दिस कंडीशन इज वेरी वेरी रेयर एज बिकॉज ये जो मेल है, जो हेमोफिलिक मेल होता है वो मैच्योरिटी तक जिंदा नहीं रहता, उससे पहले ही मर जाता है। इसीलिए ये जो हेमोफिलिक फीमेल होता है इट्स वेरी वेरी रेयर। सो ये जो हेमोफिलिक मेल है they are rare as they die before attaining maturity, ठीक है। सो पॉसिबिलिटी दैट अ फीमेल विल बी हेमोफिलिक इट इज एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि दोनों ही डिजीज होना चाहिए, दोनों ही एलील, दोनों ही एक एक आता है मेल से, मतलब ये जो मेल है उसको हेमोफिलिक होना ही है क्योंकि एक ही एक्स है यहाँ पर। और दूसरा जो एक्स है वो फीमेल या मदर से आता है। इट कैन बी आइदर डिजीज या फिर इट कैन बी नॉर्मल। बेसिकली नॉर्मल ही होता है क्योंकि इन दिस केस ऑल्सो हेमोफिलिक फीमेल्स वो भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। सो फीमेल्स आर वेरी वेरी रेयर बट मेल्स दे कैन बी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेल्स का जो XH आएगा वो एक कैरियर मदर से भी आ सकता है, फादर वहां पर नॉर्मल भी होगा तो भी कोई इश्यू नहीं, ठीक है। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज अ नॉर्मल वुमन हुज फादर इज हेमोफिलिक, अ नॉर्मल वुमन क्वेश्चन है अ नॉर्मल वुमन, नॉर्मल बोला गया है, नॉर्मल वुमन हुज फादर इज हेमोफिलिक, इसका फादर जो था वो हेमोफिलिक था, हेमोफिलिक फादर। मैरिड अ नॉर्मल मैन। अभी देखो मैन नॉर्मल है, इसका मतलब है देयर इज नो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेमोफिलिया इन द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में व्हाट आर द चांसेस, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेमोफिलिया इन द चिल्ड्रन। ठीक है, देखो यहां पर बोला गया है नॉर्मल फीमेल एंड नॉर्मल मेल, लेकिन हमें पता है नॉर्मल मेल मतलब ये जो एक्स है ये नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल जीनोटाइप। लेकिन यहां पर हमें देखना है, यहां पर जो फीमेल बोला गया है नॉर्मल है लेकिन उसका फादर कलर ब्लाइंड था। इसका मतलब है देखो ये जो फीमेल है एक एक्स क्रोमोसोम आया है मदर से, एक एक्स क्रोमोसोम आया है फादर से, लेकिन फादर में एक्स क्रोमोसोम क्या है, ये तो एफेक्टेड है, मतलब इसमें भी एक एक्स एफेक्टेड होगा। नॉर्मल है मतलब दिस इज द कैरियर, मतलब दूसरा जो एक्स है मदर से जो आया है वो अनएफेक्टेड है, क्योंकि फादर के बारे में हमें श्योर एंड सैंग्विन पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो द क्रॉस विल बी समथिंग लाइक दिस। इस क्रॉस को बनाते हैं।
So the result will be XHX, XHY, XX and XY. ठीक है? So this will be normal female. Of course it is going to be carrier. This is going to be color blind male and these two are normal. So what are the chances? पूछा गया है what are the chances of hemophilia in the children? तो total children कितना है 4, कितना affected है 1, तो total percentage 25% and that is the correct answer. ठीक है? Now दो और चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. ये जो हेमोफीलिया होता है इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है? तो ये तो हमें पता है कि एक डिजीज एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा हेमोफिलिक फैक्टर है जो डिफेक्टिव हो जाता है? तो दो तरह का हेमोफीलिया के बारे में हम लोग देखेंगे. एक है हेमोफीलिया ए और दूसरा है हेमोफीलिया बी. सो फर्स्ट इज हेमोफीलिया ए और दूसरा है हेमोफीलिया बी. ठीक है? हेमोफीलिया ए में देखा गया है एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसको बोला गया है एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन. सो इन दिस केस एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन this particular protein which is responsible for blood clotting is not synthesized, which is required for normal blood clotting, ठीक है? नेक्स्ट इज हेमोफीलिया बी. इसको क्रिसमस डिजीज भी बोला गया है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, वो डिस्कवर हुआ था ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, दैट इज क्रिसमस ईव 24th ऑफ दिसंबर. इसीलिए इसको क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है. इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल बी स्टडिंग इन ब्लड क्लॉटिंग. एक फैक्टर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन. सो thromboplastin is lacking. ठीक है? या फिर सही से सिंथेसिस नहीं होता है. दैट इज द प्राइमरी रीजन. यहाँ पर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता. ठीक है? नेक्स्ट एनसीईआरटी का कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देखते हैं. सो एनसीईआरटी में मेंशन है क्वीन विक्टोरिया का फैमिली में, क्वीन विक्टोरिया, यू नो क्वीन विक्टोरिया. तो क्वीन विक्टोरिया का फैमिली में ये हेमोफीलिया बहुत ही प्रीडोमिनेंट था. व्हाई? इसका रीजन ये है, ये जो फीमेल्स होता है, एक फैमिली का फीमेल्स होता है, वो बेसिकली कैरियर होता है. ठीक है? जो मेल्स है वो फीमेल से, मदर से वो एक्स, डिफेक्टिव एक्स को इनहेरिट करता है एंड दे डाई प्रीमैच्योरली. ठीक है? सेकेंड और एक चीज है, ये जो क्वीन विक्टोरिया एंड फैमिली, ये जो शाही परिवार बोला जाता है, ओके, सो दे मैरी बिटवीन देयर क्लोज रिलेटिव्स. बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स के साथ वहां पर शादी होता है, जिसके वजह से जो इश्यू आ जाता है कि दिस पर्टिकुलर जीन्स दे टेंड टू बी कैरिड ओवर. सेकेंड और एक चीज होता है, यहाँ पर हम लोग कल क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिस्कस किए हैं. क्रॉसिंग ओवर के वजह से वहां पर वेरिएशन आता है, लेकिन अगर क्लोज रिलेटिव्स है वहां पर वेरिएशन ज्यादा नहीं आ सकता, बिकॉज दे हैव सिमिलर जीनोटाइप्स. ठीक है? इसी वजह से क्वीन विक्टोरिया का फैमिली में देखा गया है हेमोफीलिया इज वेरी वेरी प्रीडोमिनेंट. सेकेंड और एक चीज बताना है, ये हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी बोला गया है. रॉयल डिजीज, शाही बीमारी. शाही बीमारी इसीलिए नहीं
कि ये क्वीन विक्टोरिया या कोई राजा महाराजा का फैमिली में ही होता है। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है। रॉयल डिजीज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हेमोफीलिया अगर हो जाए उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा आता है वो कोई राजा या महाराजा ही अफोर्ड कर सकता है। ओके, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी रिच इन ऑर्डर टू गेट हेमोफीलिया ट्रीटेड। So in the 1990s, as far as I remember, there used to be a anti-hemophilic injection. It was not available in India. At that time, it was available in Switzerland. Okay, and it costed near about 86,000 for a single vial. एक साल के लिए वो चलता था, ठीक है? So a single vial of injection of anti-hemophilic, this particular injection, it cost us near about during that time 86,000. Can you imagine? सो इसीलिए इसको रॉयल डिजीज बोला गया है बिकॉज इसका खर्चा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो यहाँ पर हमने देखा इन एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर्स, कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफीलिया, हाउ दे गेट इनहेरिटेड। ये रिसेसिव कंडीशन में इनहेरिट होता है। फीमेल्स बेसिकली कैरियर्स होता है और जो मेल्स होता है ये ज़्यादातर एफेक्टेड हो जाता है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया में एक डिफरेंस है कि कलर ब्लाइंडनेस में मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अफेक्टेड तो हो सकता है। फीमेल्स बहुत ही रेयर होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा होता है फीमेल्स इन केस ऑफ हेमोफीलिया, जो और भी ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि हमने देखा कि एक अफेक्टेड फीमेल प्रोड्यूस करने के लिए उसका फादर को भी अफेक्टेड होना है। लेकिन फादर अगर अफेक्टेड है, हेमोफिलिक है, दे टेंड टू डाई एट मैच्योरिटी। इसी वजह से हेमोफीलिया में और ज़्यादा कम देखा जाता है अफेक्टेड फीमेल्स। And we have also discussed about criss-cross inheritance because this affected egg, it tends to get inherited from the male to the female, then to the male, then to the female, then to the male, and then to the female. Likewise, criss-cross like structure, इसलिए criss-cross inheritance। अभी हम लोग शिफ्ट करेंगे to autosomal diseases। फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज सिकल सेल एनीमिया। X लिंक हो गया। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में अभी जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिकल सेल एनीमिया, SCA इन शॉर्ट, सिकल सेल एनीमिया। ओके, एनीमिया क्या होता है? यू हैव स्टडीड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पड़ने का टाइम यू नो कि द लेवल ऑफ आरबीसी कैन डिक्रीज ओवरऑल। उसका आरबीसी का काउंट डिक्रीज कर सकता है। कैसे कैसे कर सकता है? ठीक है, वो एस्प्लास्टिक हो सकता है बिकॉज ऑफ बोन मैरो डिफेक्ट, या फिर हो सकता है पर्नेसियस, या फिर मेगालोब्लास्टिक, ओके, या फिर ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। सो एनीमिया एक्चुअली देयर इज अ डिक्रीज इन द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ये एनीमिया का रीजन ये है कि यहाँ पर जो आरबीसी है वो सिकल शेप का हो जाता है। क्यों होता है उसके बारे में हमें देखना है। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कंसिडर करना है दैट इज सिकल सेल एनीमिया इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, सो इट्स अ ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, रिसेसिव मतलब दोनों ही जीन्स या एलील्स अफेक्टेड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम लोग जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स को देखते हैं कैसा होता है। तो देखो, एक्स लिंक में मेल और फीमेल्स का डिस्क्रिमिनेशन था क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स होता है, मेल्स में 1 एक्स होता है। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस सिंस दे आर ऑटोसोम्स, यहाँ पर मेल फीमेल इक्विवेलेंटली अफेक्टेड हो सकता है। सो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स। ठीक है, तो नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो होता है हम लोग उसको लिखते हैं HbA, नॉर्मल हेमोग्लोबिन। दिस इज द एलील फॉर नॉर्मल हेमोग्लोबिन। ठीक है, HbS जो होता है दिस इज डिजीज्ड एलील, सिकल सेल एलील बोला जाता है, सिकल सेल एलील या फिर डिजीज्ड एलील। जीनोटाइप देखते हैं तो यू नो क्रोमोसोम्स टेंड टू बी इन पेयर्स। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एक इंसान वो होमोजाइगस हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल। इन दिस केस फिनोटाइप विल बी
नॉर्मल। सेकंड हो सकता है HBS, एक एलील डिजीज है और दूसरा एलील जो है ये नॉर्मल है। इन दिस केस दिस इंडिविजुअल विल बी नॉर्मल बट विल बी कैरियर, will be normal but will be carrier. In the third case, HBS and HBS दोनों ही डिजीज है, अफेक्टेड है, इसको होगा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। सो ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इस पर्टिकुलर केस में जो फिनोटाइप होता है, जो इंडिविजुअल होता है, वो नॉर्मल तो होता है लेकिन बेसिकली कैरियर होता है। और ये जो होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज एलील है, इसको सिकल सेल एनीमिया होता है और बेसिकली ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, ये मैच्योर होने से पहले ही मर जाता है। सो रिजल्ट इन प्री मैच्योर डेथ, रिजल्ट इन प्री मैच्योर डेथ। यहाँ पर और एक चीज बताना है, वो है ये जो नॉर्मल या कैरियर है वो तो नॉर्मल होता है, यहाँ पर एनीमिया जनरली देखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर और एक चीज देखा जाता है। ठीक है, उसका रीजन ये है, इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया देयर हेट्रोजाइगस कंडीशंस आर नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर जो होता है in this particular case, you know the malarial parasite plasmodium, ये NCERT में है नहीं, लेकिन मैं खुद से बता रहा हूँ, ये पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो पूछा जाता था। मैलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है उसका लाइफ का एक स्टेज होता है विद इन द ब्लड सेल्स RBC। ठीक है। सो ये जो प्लाज्मोडियम होता है, मैलेरियल पैरासाइट होता है, उसको डिस्कॉयड RBC चाहिए ताकि वो उसके अंदर ग्रो कर पाए। लेकिन ये जो कैरियर होता है, इसमें द RBCs दे एक्चुअली फॉर्म सिकलिंग, द सेल्स टेंड टू सिकल डाउन, जिसके वजह से ये मैलेरियल पैरासाइट जो है इसके अंदर ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट इतना भी नहीं होता कि इसको सिकल सेल एनीमिया हो जाए, वो मर जाए। कुछ हो सकता है, कुछ लेवल तक सिकलिंग ऐसा होता है कि ये ऑक्सीजन कैरी तो कर पाता है, लेकिन प्लाज्मोडियम को भी ये बढ़ने नहीं देता। इसके वजह से ये कैरियर जो होता है विद रिस्पेक्ट टू द सिकल सेल ट्रेट HBS अगर सिंगल हो तो देखा गया है इस इंडिविजुअल्स के अंदर कोई भी मैलेरियल पैरासाइट ग्रो नहीं करता। सो दिस इज फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन, यू डोंट हैव टू गो टू द डिटेल्स। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं इसके अंदर मैलेरियल पैरासाइट ग्रो कर सकता है कि नहीं, तो नहीं। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं, इवोल्यूशन में एक टर्म पढ़ोगे जिसको बोला गया है हेटेरोसिस, हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर। ठीक है, हाइब्रिड विगर का मतलब होता है एक क्रॉसिंग इवेंट से जो प्रोजेनी या हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है, देखा गया है वो बोथ पेरेंट्स से थोड़ा सा सुपीरियर होता है। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस देखो ये हाइब्रिड है, दिस कैन अराइज because of a crossing between an affected and a normal individual। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड है यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इन लोगों को एनीमिया तो वैसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर जो RBCs होता है उसके अंदर प्लाज्मोडियम या फिर मैलेरियल पैरासाइट बेसिकली ग्रो नहीं कर सकता। इसका रीजन है या फिर इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर। ओके, सो सिकल सेल एनीमिया के रेस्पेक्ट में यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस या फिर द प्लाज्मोडियम ओवरऑल मैलेरियल पैरासाइट, दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर क्यूरियोसिटी इंफॉर्मेशन मैं इसको डिस्कस कर रहा था। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव एंड सेकंड है जीनोटाइप और उसका कॉरस्पॉन्डिंग फिनोटाइप क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज
ये क्यों होता है, किस तरह का म्यूटेशन के कारण ये होता है। सो यू नो कि हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होता है, अल्फा 2 बीटा 2। वी हैव अल्फा एंड वी हैव बीटा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया है अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है। तो इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया देखा गया है बीटा ग्लोबिन चेन जो होता है इसमें 6th पोजीशन अमीनो एसिड रेसिड्यूज होता है इन अ प्रोटीन। बीटा ग्लोबिन चेन इज अ प्रोटीन, तो इसका जो 6th पोजीशन है वहां पर एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, वो ग्लूटामिक एसिड चेंज होकर बन जाता है वैलिन। तो ये क्या हो गया, एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो इसी के बारे में डिस्कस करना है। सो फर्स्ट इज अ स्पेसिफिक पॉइंट म्यूटेशन। अ पॉइंट म्यूटेशन results in the sickling of RBC, ठीक है। तो क्या होता है इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डीएनए सीक्वेंस, उससे फॉर्म होगा आरएनए, ठीक है। सो दिस इज द 6th पोजीशन, कोड्स फॉर 6th अमीनो एसिड। जीएजी चेंजेस टू, अच्छा ये तो हो गया डीएनए, दिस इज द नॉर्मल डीएनए एंड दिस इज द एमआरएनए, ठीक है। तो यहां पर जीएजी विल बी जीएजी एमआरएनए एंड इट इज गोइंग टू कोड फॉर द नॉर्मल अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। देख लेते हैं अच्छे, VHL T P G and G। देखो पॉइंट म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द सिकलिंग ऑफ आरबीसी। तो वो म्यूटेशन कहां पर होता है, डीएनए में 6th पोजीशन में 6th अमीनो एसिड के लिए जो सीक्वेंस होता है दैट इज जीएजी। एमआरएनए में इट इज जीएजी। ये ट्रांसलेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। तो 6th पोजीशन में जो अमीनो एसिड जीएजी इनकोड करता है, फॉर्म करता है, वो है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये ग्लूटामिक एसिड चेंज होके फॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। ये जीएजी से हो जाता है जीटीजी। दिस इज द डीएनए। एमआरएनए क्या फॉर्म होगा, जीयूजी इज द एमआरएनए। और यहां से जो 6th पोजीशन में अमीनो एसिड होगा वो होगा वैलिन। ठीक है। तो देखो अब पॉइंट म्यूटेशन कहां पर हो रहा है, देखो जीएजी था नॉर्मल में, ये चेंज होकर हो रहा है जीटीजी, मतलब ए इज गेटिंग कन्वर्टेड टू टी। ओके, ए क्या है, एडेनिन, एडेनिन इज अ प्यूरिन, टी थाइमिन इज अ पाइरिमिडिन। लास्ट पे हम लोग जब म्यूटेशन डिस्कस किए थे, पॉइंट म्यूटेशन, वहां पर 2 चीजें डिस्कस किया गया था, एक ट्रांजिशन, दूसरा है ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन क्या होता है, जब प्यूरिन टू प्यूरिन या पाइरिमिडिन टू पाइरिमिडिन कन्वर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। जब प्यूरिन टू पाइरिमिडिन या पाइरिमिडिन टू प्यूरिन कन्वर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्शन।
तो देखो यहाँ पर एडेनिन एक प्यूरिन है, थायमिन एक पायरिमिडिन है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट म्यूटेशन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये पॉइंट म्यूटेशन जो होता है इन सिकल सेल एनीमिया दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्शन। ये एक तरह का ट्रांसवर्शन है क्योंकि प्यूरिन टू पायरिमिडिन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ये नीट में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ये है 6th पोजीशन, बीटा ग्लोबिन चेन का 6th पोजीशन बोला गया है। 1 2 3 4 5 एंड 6th अमाइनो एसिड। सो फर्स्ट होता है वैलिन, सेकंड हिस्टिडीन, थर्ड ल्यूसीन, फोर्थ थ्रियोनिन, फिफ्थ प्रोलिन, 6th है ग्लूटामिक एसिड, 7th है ग्लूटामिक एसिड। तो देखो यहाँ पर भी ये चेंज होके क्या हो रहा है, ग्लूटामिक एसिड इज चेंजिंग टू वैलिन। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड इज चेंजिंग टू वैलिन और इसी वजह से तो यहां पर क्या होता है, सो एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन glutamic acid is converted to valine। ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्शन विद रेस्पेक्ट टू द म्यूटेशन। यहां पर और एक चीज जो डिस्कस करना है वो है यस ऑफ कोर्स ये तो सही है, सो दिस विल बी द नॉर्मल HbA के लिए, ओके, एंड दिस इज फॉर HbS। ठीक है, और एक चीज एनसीईआरटी में ये सीक्वेंस दिया हुआ है, 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है। द ट्रिक इज, क्योंकि कभी कभी नीट एग्जाम में पूछा जाता है इन द बीटा ग्लोबिन चेन व्हाट इज द थर्ड अमाइनो एसिड रेसिड्यू, तब याद नहीं रहेगा क्योंकि लोग सिर्फ इसे याद रखते हैं कि 6th पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड होता है वो वैलिन में चेंज हो जाता है, थर्ड या सेकंड में कौन सा होता है ये लोग याद नहीं रखता। ट्रिक है VHLTPGG। So this does not bear any resemblance to the single letter amino acid code जो होता है उसके साथ कोई लिंक नहीं है। सिंपल मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है। नॉर्मल के लिए ये है, सिर्फ ये याद रखना है VHLTPGG, VHLTPGG, VHLTPGG। अगर कोई फोन आ रहा है तो फोन में ऐसे बोलना है हेलो, वो बोला जाता है हेलो, तो यहाँ पर बोलना है हेलो VHLTPGG ऐसे करके। तो हर एक चीज जो हम लोग करते हैं घर में या फिर किसी से बात करने का टाइम हम लोग ऐसे ही बोलेंगे VHLTPGG, VHLTPGG। सो V है वैलिन, H है हिस्टिडीन, L है ल्यूसीन, T है थ्रियोनिन, P है प्रोलिन, G है ग्लूटामिक एसिड एंड G है ग्लूटामिक एसिड। फिर से बता रहा हूँ ये सिंगल लेटर कोड्स नहीं है, सिंगल लेटर अमाइनो एसिड कोड में G होता है ग्लाइसिन, लेकिन यहाँ पर ये हमारा ट्रिक है, न्यूमोनिक है, याद रखने के लिए पूरा सीक्वेंस VHLTPGG। ठीक है, इसमें कौन सा चेंज आता है VHLTP, ये G चेंज होकर हो जाएगा V वैलिन। तो हमें उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ट्रिक को याद रखो VHLTPGG। उसके वजह से 6th में तो ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड तो वैलिन हमें पता ही है, ये तो याद रहता ही है। लास्ट चीज जो सिकल सेल एनीमिया में मुझे डिस्कस करना है दैट इज, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है ऐसे, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो सिकल सेल एनीमिया में नॉर्मली आरबीसी जो होता है वो डिस्कॉइड या बाइकॉन्केव होता है, नॉर्मल आरबीसी बाइकॉन्केव होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर चेंज यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी के अंदर क्या है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन इस चेंज के कारण क्या होता है, ये हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सिकल सेप्ट हो जाता है। सिकल, अच्छा ये सिकल क्या होता है, सिकल होता है एक इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग वो राइस फील्ड में यूज करते हैं। ठीक है, राइस फील्ड में वो क्रॉप्स को काटने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिकल। ठीक है, ये सिकल सेप्ट हो जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है वो एग्रीगेट करना स्टार्ट कर देता है।
दिस हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स दे टेंड टू फॉर्म एग्रीगेट, एक साथ क्लम्प अप हो जाता है, जिसके वजह से ये आरबीसी सिकल सेप्ट हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इसी को डिस्कस करना था, इतना भी जरूरत नहीं है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया को सिकल सेल एनीमिया क्यों बोला जाता है ये तो डिस्कस करना ही था। तो ये सिकलिंग के वजह से ओवरऑल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, और हमें पता है इसका मतलब यही है कि नॉर्मल आरबीसी का काउंट डिक्रीज कर जाएगा, और उसी को बोला जाता है एनीमिया, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सो सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, दोनों ही जीन्स को अफेक्टेड होना चाहिए, HBS, तो वो फिनोटिपिक इफेक्ट दिखाता है। जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है HBS HBA वो नॉर्मल होता है, लेकिन कैरियर होता है, उसमें थोड़ा सा एडवांस्ड एक प्रॉपर्टी देखा जाता है कि उसमें मैलेरियल पैरासाइट इंसेक्ट नहीं कर सकता। दैट इज फाइन, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डिस्कशन। लेकिन नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फिनाइल कीटोनूरिया। बी है फिनाइल कीटोनूरिया। ओके, फिनाइल कीटोनूरिया इसको बोला जाता है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर्स क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स ऑटोसोमल रिसेसिव या फिर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है दैट इज कैरिड ओवर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, सो द चिल्ड्रन आर बोर्न विद दीज एरर्स। और फिनाइल कीटोनूरिया में देखा गया है कि ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में एरर आता है, मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आता है। किसका मेटाबॉलिज्म में, उसी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, सो जेनरली देखा गया है फिनाइलएलानिन ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, फिनाइलएलानिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। ठीक है, और यहाँ पर फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, इन केस ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया दिस फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज इज मिसिंग। ठीक है, इसी के वजह से फिनाइलएलानिन कैनॉट बी कन्वर्टेड या मेटाबोलाइज्ड इनटू टायरोसिन, जिसके वजह से क्या होता है, अगर हम लोग फिनाइलएलानिन रिच खाना खाते हैं तो फिनाइलएलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। फिनाइलएलानिन जो है ये हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करता रहेगा, मोर स्पेसिफिकली ये ब्रेन में एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, एंड इट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन बिकॉज इट इज अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बर्थ से ही ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो फिनाइल कीटोनूरिया में लैक्स फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम which is responsible for the conversion of phenylalanine to tyrosine. सेकेंड जो हमें देखना है दैट इज जस्ट स्पेसिफिकली इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइलएलानिन accumulates in the brain leading to mental retardation। ठीक है, दे ऑल्सो टेंड टू एक्यूमुलेट इन द किडनी, और उससे किडनी डैमेज भी हो सकता है। और किडनी बेसिकली ये फिनाइलएलानिन को फ्लश आउट भी करता है बिकॉज ये पानी में उतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता या फिर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये फ्लश आउट भी होता है। जो फ्लश आउट नहीं हो पाता किडनी में एक्यूमुलेट करता रहता है एंड इट ऑल्सो माइट लीड टू किडनी डैमेज। तो बेसिकली यहाँ पर देखा गया है इट लैक्स फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, और ये जो प्रोजेनियस या फिर बेबीज हैं, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो फिनाइलएलानिन को
ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो ध्यान रखा जाता है जिन लोगों को फिनाइलकीटोनुरिया होता है उसमें या उन लोगों को कभी भी फिनाइलएलानाइन रिच प्रोटीनेशियस डाइट नहीं दिया जाता। तुम लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, इन केमिस्ट्री देयर इज अ स्पेसिफिक चैप्टर कॉल्ड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पर यू विल बी स्टडिंग समथिंग कॉल्ड एस्पर्टेम। देखो केमिस्ट्री का रेफरेंस इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे ही बता सकता था कि ये एस्पर्टेम जो है ये फिनाइलकीटोनुरिया पेशेंट्स को नहीं दिया जाता। मैं बता देता हूँ एस्पर्टेम क्या है। एस्पर्टेम यू नो शुगर फ्री मिलता है मार्केट में, शुगर फ्री। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होता है। ये छोटा छोटा गोलियां होता है। चाय, अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं चाय, मीठा चाय पीना चाहता है तो क्या किया जाता है, शुगर फ्री से वो जो डब्बा होता है 2 क्यूब्स वहां पर डाला जाता है, ठीक है, और वो मीठा हो जाता है जो चाय होता है, ठीक है। तो शुगर फ्री का मेन कंपोनेंट होता है एस्पर्टेम। यू ट्राई टू फाइंड आउट कि एस्पर्टेम का कॉम्पोजिशन क्या है। एस्पर्टेम इज और cannot be given to phenylketonuria patient. Why? ठीक है, तो ठीक है, आंसर थोड़ा सा बता देता हूँ। एस्पर्टेम का कॉम्पोजिशन होता है, एस्पर्टेम इज अ डाइपेप्टाइड मतलब 2 अमाइनो एसिड्स होता है वहां पर लिंक्ड बाय अ पेप्टाइड लिंकेज, फिनाइलएलानाइन एंड फिनाइलएलानाइन। तो अभी बताओ कि ये एस्पर्टेम फिनाइलकीटोनुरिया पेशेंट को क्यों नहीं दिया जा सकता। ओके, नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट थैलासेमिया। Okay, so this is also, thalassemia is also autosomal disorder. Okay, so maybe this will be the last thing we'll be discussing today. Thalassemia. Okay, thalassemia में क्या होता है? थैलेसेमिया में बेसिकली ये भी एनीमिक कंडीशन ही होता है। यहाँ पर हेमोग्लोबिन का 2 चेन जो होता है, अल्फा चेन और बीटा चेन, उसमें से आइदर अल्फा चेन सिंथेसिस नहीं होता या फिर बीटा चेन सिंथेसिस नहीं होता, जिसके वजह से ओवरऑल आरबीसी का काउंट ये डिक्रीज कर जाता है। तो इसको बोल सकते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। थैलेसेमिया इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर where there is defect in the globin chain synthesis of hemoglobin। ठीक है, फर्स्ट तरह का देख लेते हैं, बोला जाता है अल्फा थैलेसेमिया। नाम से ही पता चल रहा है, अल्फा का मतलब हेमोग्लोबिन का जो अल्फा चेन है यहाँ पर उसमें प्रॉब्लम दिखाई देता है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये अल्फा थैलेसेमिया फर्स्ट किस लिए होता है? सो देयर आर 2 स्पेसिफिक जीन, सो HB1 एंड HB2, या फिर इसको हम लोग HBA और HBB भी बोल सकते हैं, ठीक है। Okay, HBA1 and HBA2, ठीक है। So these 2 genes are basically affected in alpha thalassemia, जिसके वजह से you know कि हेमोग्लोबिन में 4 चेन्स होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। मान के चलो ये अल्फा चेन सही से सिंथेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ बीटा चेन सिंथेसिस हो रहा है, तो क्या होगा? अल्फा चेन ना होने के कारण द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन दैट इज गोइंग टू गेट कोलैप्स्ड। इसका मतलब है देयर विल बी डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन का मतलब डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ आरबीसी। डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ आरबीसी का मतलब है इट ऑल्सो रिजल्ट इन एनीमिया, ठीक है। लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड,
ओके, सो देखा गया है ये HB1 एंड HbA2, HbA1, HbA2 genes are affected, which is present, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम 16, which is present in short arm of chromosome 16, short arm of chromosome 16. So probably you have studied about chromosomes, cell या फिर सेल साइकिल सेल डिवीजन जो 11th में था, तो वहां पर मैं एक बार बता देता हूं शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म क्या होता है। नीट 2019 में पूछा गया है। सो इन अ क्रोमोसोम दो आर्म्स होता है, एक शॉर्ट आर्म जिसको बोला जाता है पी आर्म और बड़ा वाला आर्म को बोला जाता है क्यू आर्म। और इसी को पूछा गया था कि शॉर्ट आर्म को क्या बोला जाता है, वो है पी। सो पी आर्म जो होता है शॉर्ट आर्म होता है, क्यू जो है लॉन्ग आर्म होता है। सो क्रोमोसोम 16 थैलेसेमिया में क्या होता है, अल्फा थैलेसेमिया में क्रोमोसोम 16 में जो स्पेसिफिक HbA1 जीन है उसके साथ साथ HbA2 जीन है, HbA2 जीन है वो अफेक्टेड होता है। So you just need to remember HbA1 and HbA2, these two genes tend to get affected, chromosome 16। उसके वजह से क्या होगा, अल्फा चेन जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन ये ओवरऑल सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा। मतलब डिफेक्टिव हेमोग्लोबिन मतलब लेस नंबर ऑफ आरबीसीज, लेस नंबर ऑफ आरबीसीज का मतलब है एनीमिया। ठीक है, सो इन दिस केस और एक लाइन लिख लेते हैं अल्फा थैलेसीमिया के रेस्पेक्ट में, दैट इज अल्फा ग्लोबिन चेन्स आर not properly synthesized as a result the hemoglobin content in RBC decreases, so the net result is लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अभी देखते हैं बीटा थैलेसेमिया और एक होता है, सेकंड है बीटा थैलेसेमिया। सो दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अल्फा थैलेसेमिया। यहाँ पर अल्फा चेन तो सिंथेसिस होता है लेकिन यहाँ पर बीटा चेन सिंथेसिस नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है बीटा थैलेसेमिया। रिजल्ट विल बी सेम, दैट इज यहाँ पर हेमोग्लोबिन कंटेंट ओवरऑल डिक्रीज कर जाता है। So in this particular case, a single gene HBB, ठीक है, located on chromosome 11, this is defective। सिर्फ इसे ही याद रखना है। Okay, so single gene HBB, this tend to be defective in this particular case, which is located on chromosome 11. उसके बाद there is shortage of beta globin chain। reason ये है कि this particular gene which is responsible for the synthesis of beta globin chain HBB is defective, जिसके वजह से ओवरऑल हेमोग्लोबिन अमाउंट या कंटेंट डिक्रीज करता है। डिक्रीज इन कंटेंट ऑफ आरबीसी, डिक्रीज इन ओवरऑल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, सो बीटा थैलेसेमिया। ठीक है, लास्ट एंड करने से पहले दो चीजें डिस्कस करना है, थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया दोनों में ही एनीमिया होता है, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ आरबीसी। लेकिन यहाँ पर मेन इशू या फिर मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, इन केस ऑफ HCA द डिफेक्ट इज
क्वालिटेटिव। In case of thalassemia, the defect is quantitative। ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर हेमोग्लोबिन का जो ओवरऑल क्वालिटी था उसमें प्रॉब्लम था। क्वालिटी इन द सेंस 6th अमाइनो एसिड जो था ग्लूटामिक एसिड, वो वैलिड में चेंज हो जाता है, जिसके वजह से ओवरऑल सेल आर्किटेक्चर सिकल सेल हो जाता है। सो दैट इज अ डिफेक्ट इन द क्वालिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। लेकिन थैलेसेमिया में क्वांटिटेटिव, अल्फा थैलेसेमिया में क्वांटिटी ऑफ अल्फा चेन वो डिक्रीज कर जाता है। बीटा थैलेसेमिया में देयर इज अ डिक्रीज इन द ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ बीटा चेन। इसी के वजह से थैलेसेमिया को क्वांटिटेटिव डिफेक्ट बोला गया है और जो सिकल सेल एनीमिया है उसको क्वालिटेटिव डिफेक्ट बोला गया है।